टेत्सु सोहारा, जो कि एक लाइव स्ट्रीमर था, स्टेज 4 कैंसर पेशेंट होने के बावजूद माउंट फ्यूजी के समिट को लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाने का प्रॉमिस करता है। समिट के पास जाते हुए वो जब लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करके नज़ारा दिखा रहा था, अचानक उसका पाँव फिसला और वो 2300 फीट नीचे यानी बुर्ज खलीफा की हाइट के बराबर खाई में जा गिरा, जबकि उसका मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा जब वो गिर रहा था। उसको गिरते हुए लोग लाइव देख रहे थे और फिर जो हुआ वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टेत्सु को टॉप पर जाते हुए काफी लोग जो वापस आ रहे थे, उन्होंने वार्निंग भी दी कि ऊपर मत जाओ, हालात खराब हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग के लालच में आगे जाता गया। सांस भी फूल रहा था, ऑक्सीजन की वैसे भी कमी थी और ऐसी सर्दी थी जो 1 सेकंड में बॉडी को फ्रीज कर दे। और इस हालत में वो अपने ग्लव्स उतार के लोगों को मोबाइल यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग करके वो नजारा दिखा रहा था। टेत्सु अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी कुछ ऐसे तरीके से गुजारना चाहता था जो लोग कभी ना भूल पाए। माउंट फ्यूजी के ठंडे और खतरनाक रास्तों पर बिना किसी विंटर क्लोथिंग या सेफ्टी इक्विपमेंट के इसने अपना सफर शुरू किया। उसे बार बार ये कहा गया कि वहां मत जाओ, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी जो कहती थी आगे बढ़ो। टेत्सु का जुनून इतना गहरा था कि वो हर तरह की वार्निंग को नजरअंदाज करता। ये एक ऐसा शख्स था जो अकेला रहता था, जापान के एक छोटे से आइलैंड चिकोकू के एक छोटे से अपार्टमेंट में। 47 साल की उम्र में वो बिल्कुल अकेला था, बिना किसी के। कुछ लोग उसे रॉनिन स्टूडेंट कहते थे, एक भटका हुआ शख्स, जबकि कुछ उसे एक आजिज और डिटरमिन्ड लर्नर के तौर पर जानते थे। यूएस से एजुकेशन लेने के बाद वो जापान वापस गया और काफी दफा अपने बार एग्जाम में फेल हो गया। उसके पेरेंट्स, जो सोसाइटी में इज्जत की नजर से देखे जाते थे, वो एक कामयाब प्रोफेसर्स थे, लेकिन टेत्सु की जिंदगी एक अलग मोड़ ले चुकी थी। ये फेलियर्स और तन्हाई उसे और भी ज्यादा रिक्लूसिव बना रही थी। उसकी कोशिश होती थी कि कम से कम सोशल इंटरेक्शन हो, और इसी वजह से शायद उसने 2015 में अपनी लाइफ को लाइव स्ट्रीम करना शुरू। उस वक्त उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक लगा और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करेगा जो लोग कभी ना भूल पाए। एक अट्रैक्टिव लड़की, जिसे सेनेटन कहते थे, वो उसकी एक खास दोस्त बन गई जो लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती थी और इसको एनकरेज करती थी कि वो आगे बढ़ता रहे। 2017 में उसने सेनेटन के साथ माउंट फ्यूजी का सफर भी किया, जो कि उनका पहला एक्सपीरियंस था इस माउंटेन के साथ। टेत्सु के पास जिम्मेदारियां कम थीं और उम्मीद भी कम ही थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करें जो लोग कभी भूल ना पाए। कैंसर के साथ स्ट्रगल करते हुए वो अपनी लाइफ का बाकी हिस्सा कुछ इस तरह से गुजारना चाहता था कि वो यादगार रहे। इसका सफर 28 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ, जब उसने माउंट फ्यूजी के समिट तक पहुंचने का प्लान बनाया। उस वक्त वेदर कंडीशंस बहुत खतरनाक और स्नो से ढके हुए थे, लेकिन ये इंसान एक ऐसे जज्बे के साथ आगे बढ़ा कि इसे कोई रोक नहीं सकता था। इसने अपने प्लान के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अपना सफर शुरू किया। बस के सफर के दौरान वो अकेला मुसाफिर था और कुछ अजीब से ख्यालात उसे घेरे हुए थे। उसने लाइव स्ट्रीम में कहा कि वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है और वो घर वापस भी जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और चलते हुए 5th स्टेशन पर पहुंच गया। माउंट फ्यूजी के समिट पर जाने के लिए टोटल 10 स्टेशन में से वो 5 क्रॉस कर चुका था। वहां से उसने योशिदा ट्रेल का रास्ता इख्तियार किया, जो कि विंटर सीजन में बंद होती है, लेकिन इस वार्निंग का उस पर कोई असर न हुआ। जब उसने चढ़ाई शुरू की तो हवा ठंडी और मॉइस्ट थी, लेकिन अब तक कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई थी। फिर भी उसके दिल में खौफ का साया था और कभी कभी वो अपने आप से कहता था कि ये सही फैसला है। इसका प्लान था कि वो 10 घंटे के सफर को 6 घंटे में तय करेगा और रात होने से पहले वापस आएगा, लेकिन उसके पास ना तो टॉर्च थी और ना ही ज्यादा लाइट का इंतजाम, बस अपना फोन ही था जिस पर वो रिलाई कर रहा था। 6वें स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि माउंटेन हट्स बंद हो चुके हैं, तो उसने अपने व्यूअर्स से कहा कि वो सिर्फ अपना ग्रीन टी पीकर गुजारा करेगा, क्योंकि उसके पास कोई और खाने का सामान ही नहीं था। टेत्सु की इस बात में एक अजीब सी तसल्ली देने का जज्बा था, जैसे कि वो अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि सब कुछ ठीक रहेगा। उसके हाथ की उंगलियां ठंड से सूज चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने ग्लव्स उतार के फोन को चेक करता ताकि उसकी लाइव स्ट्रीम सही चल रही है कि नहीं। 7वें स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने कुछ और लोगों से मुलाकात की जो वापस नीचे जा रहे थे, लेकिन टेत्सु ने उनसे मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपना सफर जारी रखा और उन सब वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया जो उसे उन लोगों ने दी। ऊपर की तरफ बर्फ के ड्रिफ्ट्स और आइस काफी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन टेत्सु अपने व्यूवर्स को यह दिखाना चाहता था कि वो समिट तक पहुंच सकता है। उसने कहा कि अगर ठंड और ज्यादा होती तो वो शायद और भी तेज चलता, जैसे कि वो अपने आप को कन्विंस कर रहा हो कि वो इस एडवेंचर में सेफ रहेगा। 8वें स्टेशन पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कमी और एल्टीट्यूड की वजह से उसका सांस अब मुश्किल होता जा रहा था। उसे बर्फ पर चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। उस वक्त रास्ता बिल्कुल नैरो हो चुका था और एक गलत कदम उसे नीचे गिराने के लिए काफी था, लेकिन वो अपने मिशन पर कायम रहा और कहानी को आगे बढ़ाता रहा। टेत्सु ने 2 बजे के करीब समिट पर पहुंचने का फैसला किया, लेकिन तब तक रास्ता बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ था और चलना मुश्किल होता जा रहा था। उसके
हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और वो अपनी उंगलियों से महसूस करना भी बंद कर चुका था। इस ठंड में फ्रॉस्ट बाइट सिर्फ थोड़ी देर में असर कर सकती थी, लेकिन फिर भी इसने अपने फोन और लाइव स्ट्रीम में कोई रुकावट ना आने दी। उसने अपनी फिंगर्स को गर्म करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी वो अपने व्यूअर्स को लाइव शो दिखाने के लिए ग्लव्स उतारता रहा और सफर में आगे बढ़ता गया। जब वो समिट के करीब पहुंचा तो उसे और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोपवे पर आखिरी दफा कदम रखता वो बर्फ के ड्रिफ्ट्स को पार कर रहा था, जो कि स्लिप करने का खतरा बढ़ा रहे थे। टेट्सू ने कहा कि यहाँ बहुत स्लिपरी है और ये सब दिखाते हुए वो आगे बढ़ता गया। एक वक्त आया जब उसे पहली मर्तबा ऐसा लगा कि शायद कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी काइन, यानी मत जाओ। ये वाकया उसे और ज्यादा घबराहट में डाल गया, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का इरादा बना लिया। रास्ते पर अब उतराई भी शुरू हो गई थी और वो एक ऐसे मुकाम पर था जहाँ एक छोटा स्लिप भी उससे नीचे भेज सकता था। उसने अपने आप को कन्विंस करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने इस फैसले पर शक हो रहा था। वो आखिरी रोपवे से गुजरता गया और बिल्कुल आइस पर खड़ा था, जहाँ किसी चीज को पकड़ने का मौका भी नहीं था। आखिरकार उसने फिर से अपने व्यूअर्स से कहा कि रास्ता स्लिपरी है और वो अपने कदम संभाल के रख रहा है, लेकिन उस वक्त भी उसका फोकस लाइव स्ट्रीम और कमेंट्स पर ही था। उसके व्यूअर्स ने भी उसे बार बार कहा कि वो वापस चला जाए, लेकिन इसके दिल में एडवेंचर का जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि वो रुक नहीं रहा था। उस वक्त काफी ज्यादा हवा भी चल रही थी और वो अपने बैलेंस को मुश्किल से मेंटेन कर पा रहा था। और फिर वो वक्त आया जब उसका कदम स्लिप हो गया और वो नीचे की तरफ फिसल गया। उसके साथ उसका फोन भी गिरता रहा और लाइव स्ट्रीम पर लोग उसे गिरता हुआ देख रहे थे। एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ ये किसी को पता तो नहीं चल सका। उसके कुछ व्यूअर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। 2 दिन तक रेस्क्यू टीम्स और हेलीकॉप्टर्स ने इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। फिर 2 दिन बाद 1 बजे के करीब 7वें स्टेशन के नीचे एक बॉडी मिली। वो बॉडी इतनी बुरी तरह डैमेज्ड थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। उसका चेहरा इतना जख्मी था कि जेंडर का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था और बॉडी का आधा हिस्सा मिसिंग था। उसके बैग से भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन पुलिस को शक था कि ये टेट्सू ही है। 13 दिन बाद ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कंफर्म किया गया कि ये टेट्सू सोहारा ही था, जो 2300 फीट नीचे गिरने के बाद इतनी स्पीड से ग्राउंड के साथ टकराया कि उसकी बॉडी के पार्ट्स हो गए। टेट्सू के फॉल और उसके लास्ट मोमेंट्स पर आज भी बहुत ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं और लोग उसके इरादों पर डिबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बस एडवेंचरर और चैलेंज की तलाश में था, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जिंदगी के उन लम्हों की खूबसूरती के साथ जीना चाहता था जो कि उसके पास सिर्फ कुछ ही रह गए थे। इसकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने अंदर के दर्द और तन्हाई से लड़ना चाहता था। माउंट फ्यूजी उसके लिए सिर्फ एक माउंटेन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ उसे कुछ उम्मीद मिलती थी। वो जगह जहाँ से लोगों को अटेंशन और पहचान मिलती थी और शायद वो अपने लास्ट डेज में कुछ ऐसा करना चाहता था जो दुनिया उसे हमेशा याद रखे।